वेलकम है जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कुछ सियासी मामला का भी जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्द किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो सोशल मीडिया में एक अजीब किस्म का एक माहौल देखने को मिलता है, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर खुलकर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जनाब ये ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। जो भी मामला हो, फिर जो भी हुकूमत मरकज में होती है वही सवाल उठाती है, बात करती है कि जनाब दहशतगर्दी को तो जड़ से खत्म करना है ना, ये तो पूरे पाकिस्तानियों का अज़्म होना चाहिए। इसमें कोई सियासी तफरीक नहीं होनी चाहिए, सियासी अज़ाइम नहीं होने चाहिए, ना ही कोई पर्सनल एक आपका प्रोपेगेंडा या अपना पर्सनल आपका कोई एजेंडा होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर देखा जाए तो गंडापुर साहब के जो बयानात हैं वो भी सबके सामने हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब जो शोहदा है उनके जनाजों में शिरकत नहीं करना, इनको सपोर्ट नहीं करना जो ऑपरेशन हो रहे हैं। सर जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ये जो सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं, अहमद ओवैस साहब, ये पीटीआई का इसमें ऑफिशियल वर्जन क्या है? क्योंकि जब भी कोई बयान आता है ना, उसमें फिर पार्टी का एक बयान ये भी आता है कि जनाब इनकी जाती राय है, इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए या इसको पार्टी का जाती बयान ना समझा जाए। पार्टी का अपना एक मौकिफ क्या है पीटीआई का, और कौन पार्टी का मौकिफ दे सकता है इस वक्त? हर कोई बयान दे रहा है और अपने आप को स्पोक्समैन कर रहा है पार्टी का। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है ना, ये कमांडो एक्टिविटी, गुरिल्ला वॉरफेयर, कि आपने अटैक किया, भाग गए, छुप गए और सैबोटाज किया, अचानक एक्टिविटी हुई, ये बड़ी खतरनाक होती है सारी दुनिया के अंदर। और आपने देखा यहाँ भी हमारी, बल्कि शायद हमारी फौज जो है वो इनसे निपटने के लिए ज्यादा ट्रेंड है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमने बहुत अरसे से ये इस सिलसिले से हम जो गुजर रहे हैं इस तजर्बे के साथ, और हम उसके साथ इस लड़ाई में शामिल हैं। लेकिन बात यह है कि ये इसका हल नहीं है। देखिए, दिमाग ऑफ टू प्रॉन है। जो लोग अंदर आके टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं उनके साथ निपटने का बिल्कुल यही तरीका है, और वो तरीका ये है कि उनको तो आपने मार के ही खत्म करना है, वरना वो तो आपके अंदर घुसे में वो हरकतें करते रहेंगे जब तक कि उनको अपने ताकत से कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपने इसकी बेस को पकड़ेंगे, जाके इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या वजूहात हैं कि ये वो अफगानिस्तान है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया से 2 जंगें लड़ी, 1965 में जंग लड़ी, 1971 में जंग लड़ी। इन दोनों जंगों के अंदर जबकि सोवियत यूनियन मौजूद था अपनी असल शक्ल में, उस वक्त सोवियत यूनियन पूरी ताकत के साथ एज ए सुपर पावर मौजूद थी, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से एक गोली भी हमारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर नहीं फायर हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये आपके सामने है। और दूसरा वाकया यह कि जब 10 साल सोवियत यूनियन अफगान जंग हुई है तो पाकिस्तान ने वो क्लैंडस्टाइन वॉर जो है वो अफगानियों के शोल्डर टू शोल्डर लड़ी है, और वो हमारी हर पॉलिसी के ताबे होकर चलते रहे हैं। ये खराबी कहां से आई थी मैं आपको बताता हूं। ये खराबी उस वक्त आई कि जहां से इंडिया को लैटिट्यूड मिल गया उनके साथ दोस्ती करने का, और हमारे साथ दुश्मनी जो है उनकी बन गई। वो ये हुआ कि परवेज मुशर्रफ जब ये चीफ आर्मी स्टाफ भी थे और पाकिस्तान की सरबराही भी थी उनके पास, और 9/11 का वाकया हुआ था, तो उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी और तालिबान ने वो उसामा बिन लादेन को हवाले करने से इनकार कर दिया था। और अमेरिका ने जो एक जमाने में वो कहते थे कि ये हमारे दे आर इक्वलेंट टू आवर फाउंडिंग फादर्स, अफगानियों के मुतालिक कहते थे, उनके ऊपर हमला करना चाह रहे थे। और परवेज मुशर्रफ को, क्योंकि वो फौजी स्पॉन्सर जो उनसे आते थे अमेरिका की तरफ से, उन्होंने ये कंडीशन उनके कहने पर ये अफगानिस्तान के तालिबान लीडरों को पकड़ पकड़ के उनके हवाले करते थे और उनसे पैसा वसूल करते थे। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये परवेज मुशर्रफ ने खुद अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर का लिखा हुआ है। ये दुश्मनी की बुनियाद बनी कि एक तरफ आप इतना अच्छा चल रहे थे उनके साथ, एक तरफ उन्हीं के बंदे पकड़वा के आप पैसे वसूल करते रहे। यहाँ हमारी और यहाँ इंडिया को मौका मिला उनके साथ। आपके मुल्क को या आपकी सरजमीन को कोई गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा, या वहां पर अगर वहां पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो कानून तो हरकत में आएगा ना। आपने चले बात नहीं, यही तो बता रहा हूं आपसे कि उस वक्त पाकिस्तान को तो वो डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे थे, वो रिक्वायरमेंट अमेरिका की थी कि इनको पकड़ो।
और पकड़ के उनको उनके, उनके वो पैसे पाकिस्तान वसूल कर रहा था। ये उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है। यहां से दुश्मनी शुरू हुई, मैं आपको वजह बता रहा हूं। लिहाजा अब वक्त ये है कि आप जो अंदर आते हैं उनको जरूर आप सख्ती से निपटेंगे उनके साथ, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल को खोलें और अफगानिस्तान के साथ बैठ के पुराने रवाबत की तरफ अगर कोई ज्यादती हुई है तो उनसे माजरत करें, कोई हर्ज नहीं है। इंडिया को आउट करें वहां से, और अगर इंडिया को आउट नहीं करते हैं तो खुदा ना खास्ता कल को इंडिया बॉर्डर पे फौजें लेके आता है और आपके इन दोनों महाज जो है, दोनों पीछे आपके सूबे हैं, यहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी और बढ़ जाती है, तो किस मुसीबत में हम फंस जाएंगे। आप इस सेंसिटिविटी को सामने रखें। आपके मुल्क के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, उसका जवाब भी तो किसी को देना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपने बात बता दी, मैंने बता दिया आपको, जो मुल्क के अंदर हो रही है उनको सख्ती से निपटे, मारे, कब किसी को रियायत ना करें, किसी को ना छोड़ें। उसको ओन नहीं करती ना, ओन नहीं करना चाहती, वो नहीं करते हैं, उसको करते हैं। वो कहते हैं कि आप इसकी उस बुनियाद को भी देखें। और दूसरी बात यह है, मैं एक बात और आपसे कहता हूं, देखिए जो पकड़े जाते हैं, एक तो है ना कि आपने वो एनकाउंटर के अंदर आपस में वो मारे गए, कुछ लोग हैं जो आपने गिरफ्तार भी कर लिए, पकड़ लिए। अब जो पकड़ लिए हैं उनका आप मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं करते? सबमिट ट्रायल कर रहे हैं और उनको सजा दें। आप सियासतदानों का सबमिट ट्रायल कर रहे हैं, उनका नहीं कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आके पहले आप लोगों का तो खत्म हो जाए। देखो ना, ये जहां पे ये कॉन्सिडरेशन जब इतने गलत है तो फिर तबाही तो अपने आप आएगी हमारे मुल्क के अंदर। अरबाब साहब से जरा ले लेते हैं। अरबाब साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरबाब साहब, मेरी आवाज आ रही है? गालिब शायद अरबाब साहब भी इस वक्त हमारे साथ नहीं, लेकिन सर देखें, मैं फिर चले आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अहमद साहब जी, वो बातें अपनी जगह जो आपने कही है, रूट कॉज की आपने बात की, बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके इस तरह से, देखिए, दहशतगर्दी से एक आम आवाम मुतासर हुई है, लाखों का जरा जानों का कुर्बानी दी गई है और लाखों का, अरबों का रुपए का नुकसान भी हुआ है, आवाम का हुआ है। मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, आवाम का सबसे पहले नुकसान हुआ है। आपको नहीं लगता कि आपके इस तरह के स्टेटमेंट्स जो गंडापुर साहब की तरफ से आते हैं वो आवाम के दरमियान बेचैनी पैदा करते हैं, और आपकी अपनी आवाम के दरमियान, आपके अपने फॉलोअर्स के दरमियान? ये आपकी एक और वजह बताता हूं, सुनिए, जरा ठंडे दिल से सुनिएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे समझ ठीक है, मेरा किसी पार्टी से समझे ताल्लुक नहीं है, मैं बिल्कुल नेशनलिस्ट होकर बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, ठीक। देखिए, अभी इलेक्शन से पहले आपको पता है कि सारे मुल्क में केयर टेकर सेटअप आ गया, सूबाई का भी आया और फेडरल गवर्नमेंट का भी आया। अब अनवरुल्लाह काकर साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। इनका कोई और काम नहीं था स्वाय फेयर ट्रांसपोर्ट इलेक्शन कराना और डे टू डे बिजनेस जो है हुकूमत के उनकी ऊपर नजर रखनी, बस। इसके अलावा कानून ने उनको कोई इजाजत नहीं दी कोई और काम करने की। उन्होंने क्या किया, बैठे बैठाए वो जो लाखों यहां पे अफगानी बैठे हुए थे, उनका सारा रिकॉर्ड था कि आप मैं इस बात की जो मैं कह रहा हूं उसकी दलील के तौर पे आपसे ये कहूंगा कि उस तारीख को सामने रख लीजिए और 5 साल पीछे चले जाएं या 1-2 साल पीछे चले जाएं और आप देखें पाकिस्तान के ऊपर कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और उसके बाद 2 साल आगे आ जाएं और फिर देखिए कितने हुए हैं। बैठे बैठाए उनको आपने ये तरीका गलत था। ये काम था जो हुकूमत इलेक्ट होके आती, जैसे ये आई, चाहे कॉन्ट्रोवर्शियल है कुछ भी है, जब एक हुकूमत बन गई वो हुकूमत अफगानिस्तान से बैठ के सेटल करती, बातचीत करती, गुफ्तगू नशीद करके इनकी यहां से इवैक्यूएशन का एक तरीकेकार बनाया जाता। उन्होंने बगैर किसी सोच के, बगैर किसी प्लान के एकदम से एक दाग दिया इनको निकालने का। अब ये इंडिया को एडवांटेज मिली। सर एकदम से तो नहीं हुआ सर, एक अरसे से हो रहा था ना, एक अरसे से नहीं, आप सुनिए, उससे पहले ले जाइए, आप देख लीजिए इनकी ये अनाउंसमेंट के बाद सिलसिला शुरू हुआ ना जो अब तक चल रहा है। आप देखिए ना, इनके ये अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन या पाकिस्तान से उनके निकालने का ये सबसे पहला केयर टेकर सेटअप में ये अनवरुल्लाह काकर ने एकदम से कह दिया कि इनको निकाल दिया जाए यहाँ। उससे ये इंतहाई गलत स्टेप था और अफसोस की बात है कि उसके खिलाफ किसी ने कोई ध्यान भी नहीं दिया, कोई कार्रवाई भी नहीं की। 2 काम उसने गलत किए, एक ये काम गलत किया, उसके बाद दूसरा काम उसने गलत किया। ऑब्वियसली डे टू डे अफेयर के अंदर आता भी नहीं था वो, अब उसके अंदर आता भी नहीं था। देखिए ना ये आता था
फिर उसने गंदम पास इंपोर्ट कर दी। क्योंकि देखिए ये आपने पुरानी बात कर रहे हैं, 1-1.5 साल पुरानी, बिल्कुल आपकी बात, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करके आगे भी चलता हूं। लेकिन सर ये जी जी बताइएगा, अभी जो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिक्स है ना, उनको अवाम के अंदर सराहियत करनी है ना, वो जी पार्लियामेंट के अंदर अपनी अपनी एक प्रेजेंस को मनवा पा रहे हैं, ना सियासत के अंदर अपनी प्रेजेंस को मनवा पा रहे हैं। और ऐसे इश्यूज के अंदर इस तरह के बयानात से उनको आवाम के अंदर जो उनकी सराहियत है वो मजीद कम होती चली जा रही है। मैं फिर आपकी बात कहूंगा, जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है वो बात अपनी जगह पे कि रियासत अपना पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बावजूद जो खान साहब के वक्त में जो आवाम निकलती थी रियासती रोकने के बावजूद, जबर के बावजूद, अब तो उसकी आधी से आधी आवाम भी नहीं निकलती सर। नहीं नहीं, आपका जबर की तो इंतहा हुई है ना, उसके बाद आपको अंदाजा नहीं है जो जबर जिस अंदाज में जिस क्वांटम का जबर हुआ है वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पे आपके पास वक्त नहीं है, वरना मैं उनकी डिटेल आपको बताने लगूं। अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो है ये आज भी जुड़ी हुई है तहरीक इंसाफ के साथ। आज आज आप फ्री इलेक्शन की बात करें और ये ऊपर से जबर खत्म कर दें और जो बंदूक का खौफ निकालें, देखे पाकिस्तानी आवाम आपको क्या रिजल्ट देते हैं। नहीं, और जिस जबर की सबको आप पता बात करना सर, मुझे उसका बड़े अच्छे से अंदाजा है, क्योंकि सिर्फ अंदाजा मैंने ये खबरों के हद तक नहीं है, मैं गुजरा हूं उस चीज से, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा है। जी जी लेकिन उसके बावजूद आवाम उस हिसाब से नहीं निकल रही जिस हिसाब से निकलती थी। नहीं, अवाम नहीं निकल रही, ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए नहीं निकल रही, दो चीजें ना, पाकिस्तान में रहना, जिंदगी गुजारना इतनी मुश्किल बना दी गई है और बाई डिजाइन इस हुकूमत ने दो काम किए हैं। ये आप अभी मेरी बात याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये हिस्ट्री भी बताएगी और आपको 2-4 साल गुजरेंगे तो उस दिन आप जो है वो आपके जेहन में आएगा कि ये बात ठीक किया गया। ये पीडीएम की जब हुकूमत आई थी ना, वो एक ऐसा ट्रांजिटरी फेज था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड बन रही थी, ग्रुपिंग बन रही थी। दूसरी तरफ चाइना और रशिया के साथ कुछ ममालिक जिसमें पाकिस्तान और ईरान और टर्की भी शामिल थे, ये उधर जा रहे थे। अमेरिका ने इस मौके के ऊपर जब ये तब्दीली आई तो ये अमेरिका की तरफ से ये था कि टू प्रॉन अटैक पाकिस्तान पे किया जाए। और वो टू प्रॉन अटैक क्या था? पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दो और पाकिस्तान की आवाम की नजर में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को डिस्ग्रेस करो। ये दोनों काम जो है ये आपकी पीडीएम की हुकूमत ने करके दिखाए हैं। अभी आप तफसील दे तो मैं आपको एक डिटेल से बता देता हूं। बयान तो आपके जितने भी हैं अभी तक बयान हैं, जो खान साहब की गिरफ्तारी के बाद भी बयान हैं। नहीं, बयान तो देखिए ना, बयान तो एक आदमी है ना, बयान तो देखिए ना एक आदमी पे हैं जो वाकयात हुए हैं। 9 मई का वाकया जो है, जब उसको खोलेंगे ना, जब हिस्ट्री दिखेगी और जब सामने आएगी तो ये पता लगेगा कैसे बना था और कैसे हुआ और कैस्टेटेड प्लान था ये। और इसका बड़ा इसी से नुकसान हुआ। ये तो अल्लाह का फजल ये हुआ कि पाकिस्तान की फौज ने जिस वक्त एयरफोर्स ने ये इंडिया को मार दी है और कौम भी इकट्ठी हो गई, तो एक दोबारा से वही विलन से हीरो का इमेज दोबारा से निकल के सामने आया। उसको संभाल कर रखना चाहिए। मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। मुझे आपसे सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने हर जगह से इस्तीफे देने, हमने केपी हुकूमत से भी इस्तीफा देना है, हमने कौमी असेंबली से भी देना है, ठीक है, हम कायमा कमेटी से भी अलग हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। सिस्टम से बाहर जाके आपने पहले ये काम कर चुके हैं, केपी की असेंबली, पंजाब असेंबली को आपने खत्म करके ये काम कर चुके हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि सिस्टम से बाहर निकल के आप बिल्कुल दीवार से लगा दिए जाते हैं। ये दोबारा से गलती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, ये कितनी उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे इन फ्यूचर? मेरा ख्याल में ये इस हद तक नहीं जाएंगे। ये एक जुबानी का जमा खर्च वाली बात और है, उस हद तक नहीं जाएंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर भी उनके रहने का हाल कोई नहीं है। ये वो स्टेज है। अगर थोड़ा सा वक्त आप वाइंड अप कर रहे हैं ना, वरना मैं आपको जब कायद आजम ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी ना, तब वो हालात क्या थे और किस हालात में दी थी कॉल। कायद आजम जैसे आदमी ने, जो इंतहाई कानून और ज़ाब्तों के अंदर चलने वाला आदमी था, तो ये कंडीशन बन जाती है बाज़ों का, जहां पे इंसान मजबूर हो जाता है कि और रास्ता नजर नहीं आता, वह वेला ही करना पड़ जाता है सिर्फ। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी, ये बात है। अच्छा,
चलें, थैंक यू सो मच फॉर टाइम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद ओवैसी हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।